हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा पाठ मेरे संग की औरतें। इसमें लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने परिवार की महिलाएं, जिनमें उनकी दादी, उनकी नानी, उनकी माँ, इनके बारे में उनकी विशेषताओं से हमें परिचित करवाया। माँ ने किस तरह से चोर कर हृदय परिवर्तन किया, तो साथ ही किस तरह से वो उनकी नानी से प्रभावित रही, दादी से प्रभावित रही। कन्या होते हुए भी कभी हीन भावना उनमें नहीं आई, क्योंकि परिवार में हमेशा से ही कन्या प्रेम का सिलसिला चला आ रहा था, तो उनमें भी कभी हीन भावना अपने कन्या होने पर नहीं आई। और साथ ही अपनी नानी के आज़ाद ख्यालों की वजह से आज़ादी के प्रति भी उनकी रोमानियत बनी रही। आइए अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्भाग्य से उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, अर्थात उस जश्न में या समारोह में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी थी डॉक्टर ने। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी, जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। लगातार वह जाने की जिद के लिए रोती परेशान होती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। यह एक रूसी उपन्यास है, जो उसे पढ़ने के लिए पकड़ा कर चले गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक अर्थात मानसिक रोग। बहुत हद तक वह किताबें पढ़ना पसंद करती थी। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, सभी उस समारोह में भाग लेने जा चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, अर्थात फुर्सत, उससे इतना समय भी नहीं मिला कि दोबारा रोना शुरू करूं। वह उस समारोह में जाना ही उस किताब को पढ़ते ही भूल चुकी थी, या कोई और काम पकड़ूं, उसे कोई और काम भी याद नहीं आया। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, अर्थात क्या मतलब था मुझे वह उपन्यास देने का, तब मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी वह किताब मिली थी तो उन्होंने पढ़ ली। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गए, अर्थात वह उपन्यास लेखिका के ज़्यादा समझ में नहीं आई। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय, जो बच्चों पर होने वाले अनाचार, अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। अर्थात बच्चों से संबंधित जो उसने पढ़ा, वो उसे पहली बार में ही अच्छी तरह समझ में आया और याद भी हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, यानी उसका लेखिका पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वह उसे हमेशा याद रख सकी और लेखक के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की चोरी जैसी कहानियाँ व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई, अर्थात क्योंकि उनके परिवार में पहले ही कन्या प्रेम की बातें चलती आई थी, सभी कन्याओं से प्रेम करते थे, इसलिए इतनी लड़कियां होने के बावजूद भी इनमें किसी में हीन भावना नहीं थी। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी। अब लेखिका अपनी नानी और दादी, माँ जी के बात बताने के बाद अब वे अपनी बहनों के बारे में बताना शुरू करती है, जिसमें वो बता रही है अपनी बड़ी बहन के बारे में। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ
मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। अर्थात वे सब पहले जैन थे, लेकिन शादी के बाद उनका नाम परिवर्तन हुआ तो उनका नाम बदल गया। अब लेखिका का नाम भी मृदुला गर्ग हो चुका था। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। अर्थात नारियों ने भी यह बात उठाई थी कि शादियों के बाद उनका नाम नहीं बदला जाए, जो है वही रखा जाए। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी गर्गुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला, अर्थात नए परिवार में जाकर अपना नाम ही बदल दिया। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, क्योंकि यह एक परंपरा बन चुकी थी कि महिलाएं शादी के बाद अपने पति के नाम के साथ वह नाम जोड़कर अपना नाम बदल देती थी। इसलिए ऐसा होता आ रहा था तो उन्होंने भी किया और उनके पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। अर्थात उनके पिताजी से यह भी पूछा जाता था, क्योंकि उन्होंने हर लड़की के 5 बेटियां थी और सभी के 2-2 नाम रखे थे। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, अर्थात वह लेखन कार्य नहीं करती थी। दोनों बड़ी बहनें लिखती थी। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद 4th-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका नाम एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। अर्थात लोगों के कहने पर अब उन्होंने बेटियों का नाम एक ही रखा था। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। अपने भाई बहनों के बारे में वह परिचय देती है कि सभी हिंदी में लिखते आए थे, लेकिन उनकी छोटी बहन अचला, क्योंकि समय की मांग थी, समय बदल रहा था, अंग्रेजी का अधिक प्रचार था, तो उनकी बहन ने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। लेकिन साथ ही राजीव फिर हिंदी का शौकीन था, तो वह हिंदी में ही लिखने लगा।